धन्यवाद डॉक्टर मधु अग्रवाल जी। हमारे चीफ गेस्ट जज साहब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से निकल चुके हैं और वो हार्डली 20 मिनट में हमारे बीच पहुंच जाएंगे। हमारी अगली वुमेन अचीवर है श्रीमती अनुपमा सिंह जी, जो अनुपमा फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। श्रीमती सिंह एक जानी मानी समाज सेविका हैं और समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्य कर रही हैं। वो इसमें विशेष रूप से वह महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान दे रही हैं और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हैं। श्रीमती अनुपमा सिंह जी। सबसे पहले तो मैं हेल्प यू ट्रस्ट का धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और इंटरनेशनल वुमेंस डे के ईव पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और ख़ासकर जो पुरुष यहाँ पे आज इस फंक्शन के लिए आए हैं, आई एम डिलाइटेड टू सी देम। दिस इज़ द चेंज विच वी कैन नोटिस इन आवर सोसाइटी। हमारी फाउंडेशन बेसिकली इट इज़ वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ फीमेल फिटिसाइड। हम लगातार पिछले 10 वर्षों से इसी एक लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गिरता हुआ लिंग अनुपात दर है उसको हम अपने कार्यों से सुधार सकें। हम 4 चरणों में काम करते हैं। सेंसिटाइजेशन मीन्स जेंडर इक्वलिटी, क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू कैंपेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, नुक्कड़ नाटक, सिंपोजियम, वर्कशॉप। तीसरा चरण है हमारा, सबको पता है कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध है और पर इसके लिए एक कानून भी बना है जिसको कहते हैं PCPNDT एक्ट, जिसके तहत सजा भी है, कारावास भी है और जुर्माना भी देना पड़ता है, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो हम लोग PCPNDT एक्ट के लिए अवेयरनेस फैलाने का सोसाइटी में काम करते हैं। और चौथा जो सबसे खतरनाक स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड मैपिंग ऑफ इलीगल अल्ट्रासाउंड सेंटर्स। हमारी फाउंडेशन ने इस एक साल में 16 ऐसे इलीगल सेंटर्स की मैपिंग करके कंसर्न अथॉरिटी उस जिले की, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CMOs होते हैं, उनको रिपोर्ट सौंपी और ऐसे इलीगल बहुत सारे सेंटर्स को बंद भी करवाया। सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब मिस्टर साबू M जॉर्ज, जो फीमेल फिटिसाइड के क्षेत्र में पुरोधा कहे जाते हैं, जिनके डेटा सेंसस में, यूनिसेफ में, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में दिए जाते हैं, जो एशिया लेवल पे काम कर रहे हैं। ही इज़ अ इंटरनेशनली अक्लेम्ड सोशल एक्टिविस्ट, जिनकी पहली PIL थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में गई थी फॉर द कॉज ऑफ फीमेल फिटिसाइड। तब गवर्नमेंट इतनी अवेयर हुई, सुप्रीम कोर्ट इतनी अवेयर हुई और इस कॉज को इतने बड़े जोर शोर से उठाया। When he called me, he came to a seminar, to attend a seminar of our foundation, and he was so delighted to see the quality of the presentation. He called me and said, "Good work." That was the achievement which I still feel कि हाँ, हम लोगों ने शायद कुछ काम किया है। और when it comes to change in the society, मुझे लगता है कि एक दिन इंटरनेशनल वुमेन डे मना के हम सोसाइटी में चेंज नहीं कर सकते। 364 दिन क्यों ना महिलाओं के हों, साल के 365 दिन क्यों ना महिलाओं के हों, आप एक दिन उन्हें सम्मानित कर दीजिए, एक दिन उनको आप फेलिसिटेट कर दीजिए। और जो भी हमारे समाज में हो रहा है, व्हेन वी टॉक अबाउट रेप कोई एक वायलेंस नहीं है, वायलेंस के तो कितने प्रकार हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, वायलेंस एक्ट वर्क प्लेस है। चलिए, रेप के लिए इतने लॉ बन गया है, लॉ में चेंज आया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी है, लेकिन जो और वायलेंस के एक्ट हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। और मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस चीज़ से दिखाई पड़ती है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज, जहाँ पे बैठ के डिसीजंस बनते हैं, हमारी राजनीति में महिलाओं का कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट जब हमें काम करती दिखाई पड़े कि हाँ वो वुमेन के इशू के लिए कुछ काम कर रही है, तो उसका मापदंड ये होना चाहिए कि उसने अपने कैबिनेट में
अपने जो उसकी सरकार है उसमें वुमेन को कितना हक दिया है, कितने मिनिस्टर्स वुमेन हैं, कितने उनके रिप्रेजेंटेटिव वुमेन्स हैं। और मैं फिर से रूपल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ पे इतने सारे लोगों को उन्होंने एकत्र किया और हम महिलाओं की कॉज के लिए उन्होंने इतने बड़ा आयोजन किया। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती अनुपमा सिंह जी। अब हमारे बीच श्रीमती मंजू नारायण जी, जिनको मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि वे मंच पर आएँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। श्री मंजू नारायण जी 1999 से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ी हुई हैं। वह इसके विभिन्न कोर्सों के द्वारा लोगों में आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत हैं। इनके अनुसार हर माता पिता को अपने बच्चों को विरासत में ज्ञान और आध्यात्मिकता अवश्य देनी चाहिए। श्रीमती मंजू नारायण जी, कृपया स्टेज पर आइए और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। और रूपल का बहुत बहुत थैंक यू। इस अगले हफ्ते मेरी 70वीं वर्षगांठ होने वाली है। मुझे लगता था कि अब तो मैंने जीवन जी लिया, अब क्या करना है, अब तो पूरा जीवन फुल्ली जिया है। लेकिन जब रूपल का फ़ोन आया तो मैंने कहा एक और तगमा मिलना था, शायद इसलिए अभी और भी बाकी हैं बहुत सारे। और जैसे बताया इन्होंने, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि अध्यात्म की तरफ मेरा कोई रुझान नहीं था और मुझे ये हमेशा लगता था कि जब बचपन में कहानियाँ पढ़ी थी प्रहलाद की और शबरी की कि भगवान पुकार से भक्त के वो खुद आते हैं, भक्त क्यों जाए भगवान के पास। हर कहानियों में यही पढ़ा था, भगवान प्रकट हुए। तो मैं सोचती थी कि मैं तो गृहस्थी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मेरा धर्म ये करना है, ना कि आध्यात्म की तरफ जाना है। लेकिन जब वो पूरा हो गया, बेटी की शादी हो गई, बच्चे सेटल हो गए, तो लगा दोस्त यारी बहुत हो गई, कुछ और जीवन में चाहिए, लेकिन गृहस्थ धर्म नहीं छोड़ना है। तो अपने आप ही ये कुछ गुरुओं का साथ हो गया, चिन्मयानंद जी का, बाबा मुक्तानंद का और रजनीश ओशो जी का अचानक साथ होता गया। फिर उसी यात्रा में श्री श्री रविशंकर जी का भी, आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरु जी हैं, उनका साथ हुआ। तो क्योंकि इतने सब ज्ञानों को मैं सुन चुकी थी, पढ़ चुकी थी, तो मुझे लगता था कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे कैसे यहाँ पर, मतलब मैं जी छोड़ के नहीं जा सकती। ज्ञान मतलब वैराग्य, मेरे माइंड में ये था, ज्ञान मतलब वैराग्य और गृहस्थ संन्यास लेना। लेकिन उन्होंने बताया कि देखो जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन वो हैं पोर्टफोलियोज, एजुकेशन है, चाहे फाइनेंस है, चाहे डिफेंस है, वो तो लेडीज संभालती हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है। तो हम अपने को क्यों समझते हैं कि कुछ छोड़ना है। और लेडीज़ को जैसे यहाँ पे बोला एम्पावरमेंट की बात है, तो हमारे शास्त्रों में भी सबने उनको ही ज़्यादा इज्जत दी। दुर्गा शक्ति का रूप है कि नहीं, और डिफेंस में वो वही है। एजुकेशन के लिए कौन है, सरस्वती आती हैं, और धन की लक्ष्मी देवी हैं। तो और एक बात और मेरे मन में इन्हीं गुरुओं के सानिध्य में आई कि लेडीज़ आर मोर पावरफुल, क्योंकि बचपन में माँ लोग सिखाती हैं कि नहीं लड़की है, ससुराल जाएगी, एडजस्ट करना है, इसलिए सिखाते हैं क्योंकि हम लोग में शक्ति ज़्यादा है एडजस्ट करने की। जेंट्स में ईगो है तो वो शेल्टर हो जाता है, लेडीज़ का बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो दे कैन एडजस्ट बेटर। बट एट द सेम टाइम हम अपने को वीक कहीं ना कहीं समझने लगते हैं, ये सबॉर्डिनेट समझने लगते हैं। तो एक बार किसी गुरु ने उनमें से बताया जो मुझे टच किया कि वो लोग तो बेचारे चाहे आंधी पानी आए, चाहे बारिश हो, फिर भी उनको काम पे जाना ही पड़ता है। और तुम लोग जब मन नहीं होता है तो कहते हो आज खाना नहीं बनाएंगे, खिचड़ी बना के खिला देंगे या सैंडविच खिला देंगे, या घर में जिस समय मन होता है तो तुम उठाती हो, चाय बना के पी लेती हो, या जो मन होता है। तो हु इज़ मोर पावरफुल और मोर
dominating. Tell me who has more power, ladies or gents? It's our mindset that we have thought we are weak. तो ये बात लगी कि हाँ, हम लोग ज़्यादा अपने मन की चलाते हैं ना कि वो लोग करते हैं. तो ये 2-3 चीज़ों से मुझे लगा कि दिस जो नॉलेज है इस प्रैक्टिकल, नॉट वैराग्य नहीं लेना है. और इसीलिए आज मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ, कोर्सेज लेती हूँ और वो भी अपने आप होता गया. और मुझे ये फ़ख्र है कि मैं जो कोर्स लेती हूँ या सत्संग करती हूँ, सब कहते हैं आपकी बात अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने कभी भी आध्यात्म का मतलब वैराग्य या गृहस्थी छोड़ना नहीं समझा. मुझे लगा कि मैं कैसे अपने परिवार को और ज़्यादा बांध के रखूं और कैसे एडजस्ट कर सकूं और प्रेम से रखूं. इसीलिए शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग आध्यात्म की तरफ मेरे थ्रू जुड़े. और इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन जब कोई ऐसी लड़की या हाउसवाइफ आती है, रोती है, और उसको कोर्स करा के या कुछ बातें काउंसलिंग करके मैं हंसा पाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन. और आज मैं फिर से रूपल जी का थैंक यू कहती हूँ. मुझे इस एज में इन्होंने एक और सम्मान दिया, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी लगी. नहीं तो 70th बर्थडे पे मैं सोची थी, मैंने तो अपना पूरा जीवन का सब काम कर लिया, लेकिन इन्होंने जो दिया तो मुझे और भी बहुत खुशी मिली. थैंक यू रूपल. धन्यवाद श्रीमती मंजू नारायण जी. हमारे अगली वुमेन अचीवर हैं श्रीमती आसमा हुसैन जी, जो कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और आसमा हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड आसमा हुसैन फैशन हाउस की CMD हैं और फैशन की दुनिया में एक जाना माना नाम है. अब मैं आसमा हुसैन जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएँ और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें. रूपल अग्रवाल जी और आज के सभी ऑर्गेनाइजर्स, यहाँ बैठी सभी ख़वातीन और हजरात, मैं सबसे पहले सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगी. सारी वुमेन अचीवर्स जो यहाँ पे हैं और रूपल अग्रवाल जी को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और हम सब में कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज़ करने के लिए. शायद हमने इतना कुछ किया भी नहीं है, लेकिन वो हम लोगों को ऑनर कर रही हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि उनके लिए हम लोग एक ज़ोरदार अप्लॉज से उनका थैंक्स करें. थैंक यू. मैं बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, लेकिन लास्ट 20 इयर्स से हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं. एक आसमा हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो आपने बताया, जिसमें ट्रेनिंग होती है 3 साल के प्रोग्राम्स फैशन, टेक्सटाइल, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के. और दूसरा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आसमा हुसैन अपैरल्स और आसमा हुसैन स्टूडियो, जहाँ से हम लोग डिज़ाइन करते हैं गारमेंट्स और सेल करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं. तीसरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग युवा कहते हैं, यूथ अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके अंडर में हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों को, बच्चियों को, लड़कों को भी, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को ट्रेन करते हैं और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या जॉब्स में कहीं ना कहीं उनको काम दिलवाते हैं. और साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है जो हमारी हेरिटेज है उसको रिवाइव करने का. जो हमारा आर्टिजन्स हैं, चाहे वो चिकन हो, जरदोज़ी हो, जामदानी हो, वीविंग हो, कारपेट मेकिंग हो, इस तरह के जो बहुत से हैंडीक्राफ्ट्स हमारे यहाँ से बिल्कुल वैनिश हो गए थे, उनको हम लोगों ने दोबारा रिवाइव किया है और आज उसमें बहुत काम हो रहा है. अभी तक पिछले 18 साल में हम लोग ने तकरीबन 3500 बच्चों को ट्रेन किया है, जिसमें से 2500 वो लड़कियां थीं जो उनको बिना किसी फ़ी के, बिना किसी चार्ज के हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया. और ना ही सिर्फ ट्रेन किया, उसमें से 90% लड़कियां आज अपना काम कर रही हैं, चाहे वो गांव में है, उनको मशीन्स दी गई हैं और वो अपनी स्टिचिंग करती हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो एम्ब्रॉयडरी के काम कर रही हैं.
एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज बहुत सारी लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं और मुझे बहुत खुशी होगी बताने में कि उनमें से एक है जिसका टर्नओवर साल का 1 करोड़ के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, उनको मौका मिलता है तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आजकल की यूनिवर्सिटीज़। अभी रिसेंटली लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कॉन्वोकेशन प्रोग्राम हुआ उसमें जितने भी मेडल्स मिले उसमें 90% मेडल्स लड़कियों को मिले, चाहे वो चांसलर्स मेडल हो, गोल्ड मेडल हो। तो जहाँ भी लड़कियों को मौका मिलता है वो अपने आप दिखाती हैं कि वो कुछ कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों की है। हमारे इंडिया में 48% औरतें हैं, लेकिन जहाँ पे भी जो भी ओहदे या चाहे वो जॉब्स हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, उन जगहों पे अभी औरतों में बहुत कमी है। दूसरा जो वायलेंस है उनके साथ, फिर उनके जो सोशल स्टेटस की प्रॉब्लम है, चाहे हम जितना भी कहें, बहुत अच्छे घरों की पढ़ी लिखी औरतें, उनको भी प्रॉब्लम होती है अपने घर में। उनके पास सोचने की, डिसीजन लेने की आज़ादी नहीं है और इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं हो सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप 4 बार घर में चाय बना के पी सकते हैं, लेकिन क्या आप कभी अपने हस्बैंड से ये कह सकते हैं कि मुझे चाय बना के पिलाओ? तो अपने डिसीजंस लेने की आज़ादी, सोचने समझने की आज़ादी, कुछ करने की आज़ादी, अगर वो ना हो किसी भी कौम में, चाहे वो औरतें हो या कहीं के मर्द हो, तो वो बहुत बड़ा गुलामी की निशान है और उसको हटाने के लिए बहुत सारे एरियाज में काम करना पड़ेगा। एजुकेशन नंबर 1 है कि लड़कियों को एजुकेट किया जाए। पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, हमारे बिल्स पड़े हुए हैं कि 30% रिजर्वेशन होना चाहिए लड़कियों का, वो होना चाहिए। उसके अलावा लॉज इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत सारे लॉज हैं हमारे कंट्री में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो लड़के जद्दोजहद करके अपने आप को कहीं ना कहीं बचा लेते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुस्लिम लड़कियों की, जहाँ पे इस्लाम ने सबसे पहले लड़कियों को सबसे ज़्यादा मजबूती दी। हमारे क्या बराबर के हेरिटेंस राइट्स हैं, लड़कियों का अपने फादर के प्रॉपर्टी में राइट होता है, एक हिस्सा लड़के का होता है और आधा हिस्सा लड़की का होता है। लेकिन हिंदुस्तान में जो ज़मींदारी का एक्ट जब एबॉलिश हुआ तो उसके बाद ज़मींदारों ने कहा कि हमें मुस्लिम ज़मींदार, लेकिन हमें हिंदू एक्ट में डील करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये पता था कि हमें अपनी जायदाद के हिस्से लड़कियों को देने पड़ेंगे। तो हिंदुस्तान में वो वहाँ पे इस्लामिक लॉ नहीं चलता है, वो इंडियन हिंदू एक्ट के हिसाब से लड़कियों की प्रॉपर्टी दी जाती है, ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट के तहत। लड़कियों को इस्लाम में पढ़ने की आज़ादी है, उनके शादी के टाइम अपना हस्बैंड चूज़ करने की आज़ादी है कि वो कोई भी बाप फोर्स नहीं कर सकता कि वो किससे शादी करें। वो बता सकता है और बग़ैर उसकी मर्ज़ी के शादी नहीं कर सकता। जो मुस्लिम लड़कियों की शादी होती है उसमें लड़के या लड़की, उसमें निकाहनामा होता है। निकाहनामा का मतलब है कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ प्री न्यूपिटल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, और उसमें शर्तें उनके सोशल स्टेटस, उनके घर की वैल्यूज़ के हिसाब से होती हैं। जैसे पहले होता था कि महर कितना होगा। महर का मतलब होता है कि जो लड़का है वो लड़की को क्या डावर देगा, वो पैसा चाहे वो उसको एक साथ दे निकाह से पहले या इंस्टॉलमेंट्स में वो दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि वो क्या तय करते हैं। उसके साथ साथ उसका अलाउंस क्या होगा। जब पहले ज़माने के लिखे जाते थे तो उसमें लिखा जाता था पानदान का खर्चा, यानी कि घर के खर्चे के अलावा उसके पानदान का, उसका पॉकेट मनी। उसके अलावा जब बच्चे होंगे तो उसमें उसको कितना अलाउंस मिलेगा। दूध पिलाई, यानी वो अपने बच्चे को लैक्टेट करेगी तो वो उसको कितना मिलेगा। तो कोई भी चीज़ इस्लाम में ऐसी नहीं है जहाँ पे लड़कियों को दबाया जा सके, लेकिन आज मुसलमानों में सबसे ज़्यादा लड़कियों को दबाया जाता है, क्योंकि कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करता। इम्प्लीमेंट करने वाले सब मर्द हैं और सब ने अपने हिसाब से चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से कर लिया है। लेकिन आज वक्त आ गया है, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं जो अपने हक को मांगने लगे हैं। लेकिन जहां ये बात आती है
कि अपना हक वहाँ पे लड़के वाले लड़की शादी के वक्त अगर कोई पूछता है कि निकाह नामा की शर्तें तय कर ले तो कहते हैं ज़रूर इनको डिवोर्स लेनी होगी, इसीलिए अभी से ये बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की जो मेंटालिटी बन गई है उससे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई लड़ाई है जो मर्दों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है और इसमें जितनी औरतें आगे आई हैं उतने ही मर्दों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर, आपकी सोसाइटी तभी अच्छी बनेगी जब आपके सोसाइटी के आधे लोग वो भी आपके साथ बराबर से उसी लेवल पे खड़े हों। वरना आप किसी भी मुल्क को, किसी भी सोसाइटी को ऊपर नहीं ले जा सकते अगर उसकी आधी आबादी बिल्कुल नीचे दबी हुई हो, गरीबी में हो या किसी तरह के मेंटल और फिजिकल अब्यूज में हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और भी करेंगे और हमारी आने वाला कल जो है वो बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आसमा हुसैन जी। हमारे मुख्य अतिथि माननीय जज साहब सिर्फ 5 मिनट के अंतराल में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। इस समय मैं श्रीमती विपुल वार्ष्णेय जी, जो कि कन्वेनर हैं इंटेक लखनऊ चैप्टर की और डायरेक्टर हैं स्थापति एसोसिएट्स की, उनसे निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। ये एक जानी मानी आर्किटेक्ट हैं और इन्हें समाज में कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। श्रीमती विपुल बी वार्ष्णेय जी। नमस्कार, एस्टीम गेस्ट और आज के ऑर्गेनाइजर्स। इस कदम के लिए, इस पहल के लिए जो कि आज के समाज में बहुत ज़रूरी है। ये समय जब हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा नारी को दबाया जा रहा है, ये बहुत ही विचित्र सी बात है। अगर हम अपने भारतवर्ष का इतिहास देखें, शक्ति पूजा हमारे यहाँ ही होती है। शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक माना जाता है लिबरेशन के लिए। शक्ति पूजा हमारे यहाँ धर्म के नाम पर उसका कितना हम उसको फॉलो करते हैं, ये आज के समाज में जब हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है। एक तरफ घर में हम पूजा करते हैं, पूजा की वेदी पर नवरात्र की पूजा करते हैं और फिर वही पुरुष गण या महिला एक दूसरी महिला के साथ क्या बर्ताव कर रही है। पुरुष ही नहीं, एक पहलू पे मैं इस पे जो उजागर करना चाह रही हूँ, इसमें पुरुष जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, हम महिलाओं को भी इस पे ध्यान देना होगा। घरेलू हिंसा से लेकर के वर्क प्लेस में जो हरासमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं, अगर हम ही सब मिल जाएं तो काफ़ी कुछ कमी आ जाए। और इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आप देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है और कल्चरल एक्सचेंज जो इतना फास्ट हो रहा है, उसके बावजूद भारतवर्ष में कुछ हिस्सों में जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक तरफ हम मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं और वहीं पर ओल्ड customs, rituals follow हो रहे हैं. It's an irony basically at some places, and that the old Bollywood song, it only happens in India, चरितार्थ हो रहा है. So अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की बात करूं, वैसे तो हमारे माननीय चीफ गेस्ट आ गए हैं, कम शब्दों में बताऊंगी कि पहले मैं ऑफ कोर्स हेरिटेज के लिए मैं काम कर रही हूँ, लेकिन 15-20 साल मैंने गैलरी डी आर्ट के नाम से आर्ट गैलरी मैंने चलाई और बखूबा मेरे को बहुत उसके लिए प्रोत्साहन मिला, बहुत अच्छा लगा. मैं भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जाती थी, गुजरात के इंटीरियर्स में जाती थी, राजस्थान के इंटीरियर्स और यहाँ तक कि साउथ में भी. 80 to 85% क्राफ्ट्स पर्सन, दे आर ऑल वुमेन. जो हमारा बेस्ट टूरिस्ट स्टेट राजस्थान है, जहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स पूरे वर्ल्ड ओवर में मशहूर है, वहाँ पे क्राफ्ट्समैन कौन है? दे आर ऑल क्राफ्ट्स वुमेन. सारी इकोनॉमी वहीं से गवर्न होती है 50 to 60%.
लेकिन फिर भी अगर हम आंकड़ों को देखें तो 2011 में जो मामले दर्ज हुए हैं वो 26,44,000 कुछ हुए हैं, और 2012 में यही जो है 26,60,000 हो गए हैं। तो हम करीब 6% का इंक्रीज देख रहे हैं ईयरली नारी के खिलाफ जो भी किसी तरह के भी, चाहे वो रेप के केसेस हो, चाहे वो मोलेस्टेशन हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो 6% एनुअल इंक्रीज हो रहा है। वी हैव टू वर्क विथ फर्दर फर्वर एंड ज़ील फॉर दैट। और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस कहता है, सिंस आई एम एन आर्किटेक्ट और मेरी अपनी कंपनी है, आई प्रिफर, with due respect to all my male colleagues and guests, I prefer lady workers, because ladies are always, you know, multitasking जो उनकी होती है। हम लोग का कुछ भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है कि हम मल्टीटास्किंग करने में माहिर हो गए हैं। हमें घर भी देखना होता है, साथ साथ हम अगर बाहर निकले हैं तो बेटे ने, बच्चे ने घर में खाना खाया है कि नहीं, सब ये वो भी प्रायोरिटी पे रहता है। तो हम इतना कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट हमारे व्यक्तित्व में आ जाता है कि हम ऑफिस में भी जब काम करते हैं तो वी आर बेटर मैनेजर्स, वी आर बेटर कोऑर्डिनेटर्स। तो इन शब्दों के साथ मैं अब समाप्त करूंगी क्योंकि प्रोग्राम वैसे ही लेट हो गया है। और एक बार फिर से रूपल जी को बहुत बहुत बधाई और इस प्रोग्राम के लिए, और आगे वो प्रोग्राम करें और वुमेन, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़रूरत है इस तरह के प्रोग्राम्स की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद विपुल वार्ष्णेय जी आपकी इतनी सराहनीय स्पीच के लिए। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, न्यायाधीश उच्च न्यायालय लखनऊ, और माननीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी, न्यायाधीश उच्च न्यायालय लखनऊ पधार चुके हैं। इसलिए मैं श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथियों को, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री M.K. गुप्ता जी, जोनल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, और को लेकर स्टेज पर आ जाएं। मैं माननीय श्रीमती किरण अग्रवाल जी से भी ये निवेदन करती हूँ कि वे स्टेज पर आ जाएं और हमारे सम्मानित अतिथियों का बुके और मेमेंटो के साथ स्वागत करें। माननीय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी का स्वागत करें। माननीय श्री राकेश श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी। अब मैं श्रीमती किरण अग्रवाल जी, जोनल मैनेजर श्री M.K. गुप्ता जी का प्रतीक चिन्ह के द्वारा सम्मान करें। मान आकर मंच पर ग्रहण कर लें। श्रीमती B. चंद्राकली जी का। महिला वुमेन अचीवर हैं श्रीमती B.R. अय्यर जी, जो कि बैंक ऑफ इंडिया की CMD हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला CMD हैं और पहली CMD हैं जो लखनऊ आई हैं। लखनऊ कल विजिट पे आई थी। आज बम्बई में इनकी कोई मीटिंग होने के कारण ये हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई हैं, अतः मैं इनके रिप्रेजेंटेटिव से निवेदन करती हूँ कि वे इनका सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती पूजा अग्रवाल जी, जो कि प्रो चांसलर हैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की और समाज सेवा की दिशा में भी अथक कार्य कर रही हैं। मैं श्रीमती पूजा अग्रवाल जी से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आएं और अपना अवार्ड हमारे सम्मानित अतिथियों के द्वारा ग्रहण करें। हमारी अगली वुमेन अचीवर हैं
नफीसा खान जी जो कि नई दिल्ली से आई हैं और मासूम फाउंडेशन वहाँ पर चलाती हैं। ये बच्चों को शिक्षा देती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, बच्चों को समाज में रहने के तरीके सिखाती हैं और इनकी मासूम फाउंडेशन पूरी तरह से बच्चों को समर्पित है। नफीसा खान जी। हमारी अगली वुमेन अचीवर हैं श्रीमती बिंदु बोरा जी जो कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष होने के साथ साथ एक जानी मानी समाज सेविका भी हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता की वजह से वो आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अतः मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से निवेदन करती हूँ कि वे उनका अवार्ड ग्रहण करें। हमारी अगली वुमेन अचीवर हैं डॉक्टर मधु अग्रवाल जी जो कि एक्स रीजनल डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। डॉक्टर अग्रवाल ने न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अनेक व्याख्यान और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं और जानी मानी समाज सेविका हैं। डॉक्टर मधु अग्रवाल। हमारी अगली वुमेन अचीवर हैं श्रीमती अनुपमा सिंह जी जो कि अनुपमा फाउंडेशन। हमारी अगली वुमेन अचीवर है श्रीमती सुचिता तिवारी जी जो कि प्रबंधक हैं एंजल ग्रुप ऑफ एजुकेशन फैजाबाद, लेकिन आज वो अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अब मैं निवेदन करूंगी श्रीमती मंजू नारायण जी से जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से एसोसिएटेड हैं कि वे मंच पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। श्रीमती मंजू नारायण आध्यात्मिकता एवं सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के क्षेत्र में कार्यरत हैं और समाज को सकारात्मक ऊर्जा के फायदे बताने के लिए अनेक आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज संचालित करती हैं। श्रीमती मंजू नारायण जी। हमारी अगली वुमेन अचीवर है श्रीमती पियाली भट्टाचार्य जी जो कि सीनियर स्पेशलिस्ट हैं SGPGI-MS में। डॉक्टर भट्टाचार्य नवजात शिशुओं की जिंदगी बचाने के लिए कई कॉन्फ्रेंसेस, NRP प्रोग्राम्स एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हैं और बल्कि इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी जाकर इन्होंने नवजात शिशुओं की जिंदगी बचाने में अथक प्रयास किया है। पियाली भट्टाचार्य जी। मैं पियाली भाभी से निवेदन करती हूँ। यहाँ प्रस्तुत सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अ बिग थैंक यू टू हेल्प यू ट्रस्ट जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों से बातचीत कर पाऊँ। आज है वी आर ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हम अपनी संस्कृति की बात करें तो बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। वुमेन इक्वालिटी, व्हाट डू वी मीन बाय इक्वालिटी? हमारा कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का क्या है? क्या अगर हम मेन से, आदमियों से ज़्यादा कर लें या उनके बराबर पहुंच जाएं या वो काम कर लें जो वो करते हैं, क्या हम उसको वुमेन इक्वालिटी कह रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट, एक फ्रीडम के साथ जी पाएँ, उसको हम कह रहे हैं वुमेन इक्वालिटी या वुमेन एम्पावरमेंट। वी आर ऑफ द कॉन्सेप्ट की अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट आप सबने सुना होगा। पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं, दूसरे के बगैर पहला नहीं। सो इट शुड बी अ बैलेंस। हर चीज़ में हमें बैलेंस चाहिए, सोसाइटी में हमें बैलेंस चाहिए,
भ्रूण हत्याएं जो होती हैं, दैट इज क्रिएटिंग ए वेरी बिग इम्बैलेंस। कल को हमें यही बेटियां नहीं मिलेंगी जो प्रजनन माँ बनेंगी, जिनसे हमें पुत्र प्राप्त होंगे। और हम हर नारी को सर पे हाथ रख के कहते हैं शतपुत्र जननी भव। क्यों कहते हैं हम शतपुत्र जननी भव? बेटियां क्या बराबर नहीं हैं? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम कहेंगे, हमने जो बचपन अपना बिताया फादर के यहाँ, पिताजी के यहाँ, तो एक ऐसा वाक्य है जिसमें हम बताएं आपको कि हम बाहर घूमने गए हुए थे अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत सारा सामान ट्रांसफर करना था, कभी ये बैग उठाना, कभी वो सूटकेस रोल करना, तंग आ गए, भारी सामान था। पिताजी से बोले कि पिताजी आप समझते क्या हैं हमको, बेटा नहीं हूं मैं, बेटी हूं, संभाल के रखिए। तो पिताजी बोले हमने कभी फर्क नहीं किया, कहीं कमी नहीं छोड़ी, तुम मेरे छोटे बेटे हो। वो मेरे पिताजी थे। शादी हुई, दूसरे परिवार में गए, वहां एक पिता और मिला, ससुर मेरे। कुछ बात चली नाम बदलने की। मैं आई राइट भट्टाचार्य, वो मेरा मेडन नेम है। तो वो पिता मुझसे, मैंने कुछ बात करी, मैंने कहा पिताजी नाम चेंज करना होगा। तो बोले बेटा आज तक बिटिया कहते रहे जितने दिन जीवित रहे, ही इज नो मोर विथ मी, आई एम वेरी प्राउड टू बी कॉल्ड हिज बेटी। उन्होंने जितने दिन जिंदा रहे मुझे बेटी ही कहा, कुर्बी बहू तो कहा ही नहीं। तो और कहा बिटिया जरूरत नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे मेडन नेम से है, उसे रहने दो। और आज तक मैं अपना मेडन नेम लिखती हूँ। तो मेरे दोनों पिता जिनके घर पली, जिनके घर गई, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो वट एवर यू से, हमें एक हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल इन द सोसाइटी चाहिए। हमने बहुत लॉज बनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन क्या हम उसमें सफल हो पाए? नहीं हो पाए, क्योंकि हमने अपने घर के अंदर झांक कर नहीं देखा। हम जब बेटी पैदा करते हैं, हम माएँ उसके लिए गुड़िया लाते हैं और लड़कों के लिए सोल्जर वाले खिलौने लाते हैं। क्यों ऐसा डिफरेंशिएट करते हैं? उस दिन से उस बेटी को समझा देते हैं तुम बेटी हो, तुम घर में गुड़िया लेके खेलोगी। उस दिन से उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं, तुम्हें हम पिंक कपड़े पहनाएंगे, लड़का हुआ तो उसे हम नीले कपड़े पहनाएंगे। Why should we do that? Let them understand they are part of a society, they are responsible beings, they have the power to discriminate amongst themselves. बाकी जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है, हम लोग अपने घर से शुरू करें, बेटियों को एजुकेट करें। That is a power which can never be underplayed. जहाँ हम उनको एजुकेशनल एम्पावरमेंट देंगे, वहाँ उनको मिलेगी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जहाँ उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलेगी, उसके साथ में आएगा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सबको हौसला मिले, इसका ही प्रयास करें हम लोग। थैंक यू सो मच। हमारी अगली वुमेन अचीवर है श्रीमती आसमा हुसैन जी, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं और आसमा हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड आसमा हुसैन फैशन हाउस की CMD हैं। फैशन की दुनिया में एक जाना माना नाम श्रीमती आसमा हुसैन जी। हमारी अगली वुमेन अचीवर की इंटेक लखनऊ चैप्टर की कन्वेनर हैं और एक जानी मानी आर्किटेक्ट हैं, जिन्हें समाज में काफ़ी किताबों से नवाजा जा चुका है, श्रीमती विपुल वार्ष्णेय। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती अनीता श्रीवास्तव जी को, जो कि रेवांत पत्रिका की एडिटर हैं। रेवांत पत्रिका एक हिंदी संस्कृत त्रैमासिक पत्रिका है और श्रीमती श्रीवास्तव इस पत्रिका के माध्यम से साहित्य में अपना योगदान दे रही हैं। श्रीमती अनीता श्रीवास्तव जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती समाचार पत्रों व न्यूज़ चैनलों जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला,
आई नेक्स्ट व सहारा समय में अपना योगदान दे चुकी हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर शीला मिश्रा जी को, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की प्रोफेसर हैं और इन्होंने कई रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं और इनके गाइडेंस में अनेक छात्र छात्राओं ने अपना रिसर्च वर्क किया है। डॉक्टर शीला मिश्रा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर उषा सक्सेना जी को, जो कि एक्स एचओडी रही हैं हिंदी डिपार्टमेंट में महिला कॉलेज में। यह एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं व इनकी रचनाएं आकाशवाणी व दूरदर्शन में प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर उषा सक्सेना जी। ज्यादा समय नहीं ले। माननीय मुख्य अतिथि जी, सम्मानित प्रतिष्ठित इस मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण एवं प्रेक्षागार में बैठे सभी साहित्यिक हमारे बंधु, आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शत शत अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ रूपम अग्रवाल जी और इस ऑर्गेनाइजेशन के सब संयोजकों को, जिन्होंने इतने सुंदर आयोजन करके हम जैसों को बुलाया, क्योंकि हम तो भूमिगत साधना ज्यादा कर रहे हैं, बाहर कम लोग जानते हैं, लेकिन हाँ कर रहे हैं बराबर। बहुत कृतियां आ चुकी हैं, लेकिन बस वो महादेवी जी की जो वाक्य है वो मुझे याद रहता है कि अपने लेखन में कुछ ऐसे किरदार सामने लाओ जो कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, और उसमें मुझे बहुत सक्सेस मिली। मेरा नाटक आया था रेडियो में सबसे पहले दहेज पर, और उसमें मेरी जो नायिका थी वो भाग के किस तरह से समर्पण कर पुलिस वालों को करके सबको पकड़वाती है। दूसरा आया था डिस्चार्ज टिकट, उसमें मेरी नायिका किस तरह से अपने को एस्टेब्लिश करती है। अधिकांश किरदार जो महादेवी जी ने एक बार कहा था कि नारी में वो शक्ति है जो अनगढ़ पत्थर से भी मूर्ति तराश के सुंदर गढ़ लेती है। नारी में विष को अमृत करने की शक्ति है। कहते हैं शंकर जी ने तो हलाहल कंठ में धारण किया, पार्वती जी होती तो पी जाती। तो हम जब उनसे मिले, गुरु जी कहते थे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे किरदार सामने लाना जो कि समाज में हमेशा प्रेरणा दे सके। तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी सी थी तो एक जगह जाया करती थी, मेरी मामी बहुत रोया करती थी। मैंने माँ से प्रश्न किया क्यों रोती है? बोली नहीं, ये रोती नहीं है, तुम्हें इनकी फिर मैंने उनकी कहानी लिखी कि किस तरह से पुरुष ने उनको त्याग दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो बार एट लॉ किया और स्टैब्लिश हुई, और जब स्टैब्लिश हो गई तो उनसे कहा गया कि मेरे बच्चे ले जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं। मतलब मैंने जो संघर्ष किया तो मुझे किसने देखा था, लेकिन इतना बड़ा एनजीओ चलाती हैं, वो बहुत बड़ा एनजीओ चलाती हैं, कितनों को वो गाइड कर रही हैं, कितनों को इंस्पिरेशन दे रही हैं। तो मैंने जो पात्र जीवन के वास्तविक उससे लिए हैं, वास्तविक जीवन से, मैं आप और तो कुछ कर नहीं सकी, लेकिन कृतियों के माध्यम से तो मैं प्रेरणा देना चाहती हूँ। और यही चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सारी मेरी साहित्यिक छोटी बहनें भी हैं कि ऐसे किरदार ले जो कि जीवन में दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती आबा भरत शाह जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं रामेश्वरम इंटरनेशनल एकेडमी की और सीसी ट्रेनर हैं सीबीएसई बोर्ड की। श्रीमती आबा भरत शाह शेरवुड कॉलेज में इकोनॉमिक्स की शिक्षिका रह चुकी हैं। वह सीसी ट्रेनर के माध्यम से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाने में हर संभव प्रयास कर रही हैं।
ये हमारे बीच उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं अब अपनी अगली वुमेन अचीवर श्रीमती श्रुति सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो कि महानगर गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। श्रीमती श्रुति सिंह जी एक जानी मानी लेखिका भी हैं एवं कई कविताएं लिख चुकी हैं और कई कवि सम्मेलनों में अपनी कविताओं का पाठ भी कर चुकी हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती किरण सिंह जी को, जो कि लोहिया हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं और अपने इलाज से लोगों के जीवन बचाने में प्रतिबद्ध हैं। किरण सिंह जी। हमारी दूसरी वुमेन अचीवर है श्रीमती बुलबुल गौड़ियाल जी, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं हाई कोर्ट लखनऊ में। श्रीमती गौड़ियाल जो है वो एक पहली महिला है जो कि इस पद पर कार्यरत हैं। इस पद पर श्रीमती गौड़ियाल समाज के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए अनेक कार्य कर रही हैं। हमारा अगला अवार्ड है श्रीमती सुनीता एरन को, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, स्थित नहीं है। श्रीमती शर्मिष्ठा शर्मा जी आईनेक्स की एसोसिएट एडिटर हैं, जो हमारी अगली वुमेन अचीवर हैं, लेकिन वो अपनी व्यस्तता के कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगी रफत जमाल जी को, जो कि CLRS ग्रुप को सिंस 2008 से उसका ऑपरेशनल वर्क देख रही हैं और CLRS की एक डेडिकेटेड मेंबर रफत जमाल जी। अब मैं बुलेटिन की निदेशक हैं एवं नामांकित हिंदी मासिक पत्रिका की संपादक हैं श्रीमती मनसा पांडे ने अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है व इन्होंने स्वतंत्र लेखन में अनेक कहानी, कविताओं व पुस्तकों को लिखा है। हमारी सभी वुमेन अचीवर से निवेदन है कि वे कृपया करके 10 मिनट रुकी रहें, क्योंकि इसके बाद हम एक ग्रुप फोटो कराना चाहते हैं अपने सभी वुमेन अचीवर्स के साथ। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती अमिता दुबे जी को, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रकाशन अधिकारी हैं। श्रीमती अमिता दुबे जी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती रत्ना श्रीवास्तव जी को। कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा बच्चा आप बोल सकते हैं।
न्यायाधीश साहब और महिलाओं और सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है कि हेल्प यू फाउंडेशन ने, एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने यह आज का कार्यक्रम रखा है। मैं सभी जो जिन महिलाओं का सम्मान किया गया है उनको बधाई देता हूं बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। और मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे बैंक की जो चेयरमैन है श्रीमती BR अय्यर, वो महिला है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं बैंकिंग उद्योग में, बैंकिंग जगत में उनकी एक अलग प्रतिष्ठा है। उन्होंने एक बैंक को नया आयाम दिया। इसके अलावा इतना ही नहीं, मैं जिस जोन को हेड कर रहा हूं लखनऊ अंचल में, हमने एक स्टार क्लब बनाया है। जो अच्छे मैनेजर्स हैं उनकी एक क्लब बनाई और उस मैनेजर्स क्लब में 15 मैनेजर्स हैं जिसमें 7 महिलाएं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाएं जहां भी लीड करती हैं वो बड़ा अच्छा काम करती हैं, अच्छा प्रदर्शन करती हैं, मल्टीटास्किंग है। ये सारी बातें बिल्कुल सही है और ये व्यवहारिक तौर पर देखा गया है कि जहां भी महिलाएं लीड कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारी 7 ब्रांचेस हैं जिनको की महिलाएं हेड कर रही हैं, ब्रांच मैनेजर्स महिलाएं हैं और वो 15 ब्रांचेस की स्टार क्लब की मेंबर्स, मतलब सबसे अच्छा काम करने वाला कार्यक्रम है। तो इसी से मैं पुनः आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। बैंक ऑफ इंडिया का सूत्र वाक्य है रिश्तों की जमा पूंजी। महिलाओं के लिए हम लोगों ने अनेक सारे रखी हुई योजनाएं बनाई हुई हैं। कभी भी बैंक ऑफ इंडिया में पधारे आप, बैंक ऑफ इंडिया के लिए महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं हैं। आप सभी का स्वागत है, पुनः बधाई आपको। धन्यवाद। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे 2 शब्द कहें। माननीय श्री राकेश श्रीवास्तव जी। मुझे लगता है कि अब कोई न तो समय है बोलने का, ना ही समझने का समय है, पर कि कहा गया है बोलने के लिए। तो मेरी तो ये समझ में एक चीज़ ये नहीं आती कि ये वुमेन्स इंटरनेशनल डे या डॉक्टर्स डे या सो एंड सो डे क्यों मनाया जाता है। उसमें वैलेंटाइन डे भी इंक्लूडेड है। ये रोज क्यों नहीं मनाया जा सकता है? वाई नॉट एवरी डे? एक ही दिन क्यों हम ये काम करते हैं कि आज पिताजी को याद करते हैं, आज मदर्स डे है। वाई नॉट एवरी, हर रोज हम वुमेन्स डे बनाएं, हर रोज ये काम करें जो आज हम कर रहे हैं। इनकरेज करें उन लेडीज को जिन्होंने अपनी फील्ड में एक अच्छा काम किया है, अपने उस काम से और अपने साथियों को और लेडीज को और यंग गर्ल्स को मोटिवेट किया है। जो बात बराबरी की आती है, मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि जब ऊपर वाले ने बराबर नहीं बनाया तो हम बराबरी कर ही नहीं सकते, ना आदमी औरत से ना औरत आदमी से। दोनों की कैपेसिटी अलग है और बहुत ज़्यादा है अपनी अपनी फील्ड में। अभी मैं जब आया था तो कोई मैडम बोल रही थी, उन्होंने कहा औरतों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे याद है मैं कल परसों एक मैगजीन में एक कार्टून देख रहा था, तो उसमें एक औरत बनी हुई थी और एक आदमी बना हुआ था और उसमें लिखा था कि डिफरेंस देखिए, दोनों को जुकाम हुआ था। वो आदमी जो था उसको बेड पे लेटा हुआ था, सर पे एक गरम हॉट वाटर बॉटल रखी थी, नाक में वैसलीन लगाई जा रही थी, कंबल ओढ़े लेटा था, आंखों से पानी टपक रहा था। तो ये आदमी की हालत थी जुकाम में, और उसके बगल में वो औरत खड़ी थी, उसको भी उतना ही जुकाम दिखाया था। उसके हाथ में एक बच्चा था, हाथ में झाड़ू थी घर साफ करने के लिए, और फोन पे वो किसी और बच्चे से बात कर रही थी। तो दिखाया ये था कि जो कैपेसिटी है औरतों की बिल्कुल सही है, क्षमता बहुत है काम करने की,
और मेरा ये मानना है कि ये क्षमता बराबरी में ना करके अपनी फील्ड में ऊंचे जाने से है। आप अपना टारगेट अपना ऊंचा रखिए और ऐसा करिए कि और लोग आपको कॉपी करें, बजाय ये करने के कि हम बराबरी को लेकर लड़ें। बराबरी कभी नहीं हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने आज, जिनको प्रोत्साहन मिला, जिनको आज इन लोगों ने सम्मानित किया है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। और उन लोगों को जिनको ये सम्मान मिला है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सम्मान के साथ अपने घर के, परिवार के बच्चों को, पड़ोसियों को और देश के और महिलाओं को इतनी प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी अपनी फील्ड में अच्छा काम करें। धन्यवाद। मैं राकेश श्रीवास्तव से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर ही रुक जाएं और जस्टिस सुधीर सक्सेना जी और बैंक ऑफ इंडिया के जेडएम श्री एम.के. गुप्ता जी मंच पर आ जाएं और हमारे नाटक के कलाकारों को प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। हमारे सभी नाटक के कलाकार, नाटक के राइटर श्री महेंद्र भीष्म जी, नाटक के डायरेक्टर श्री अजय द्विवेदी जी और नाटक के सभी कलाकार कृपया करके मंच पर आ जाएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। हाँ, इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, इतने लोगों को अवार्ड मिल गया, लेकिन जो इस प्रोग्राम के पीछे प्रेरणा स्रोत हैं उनके हम लोग चिंता ही नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर्षवर्धन जी एक बढ़िया सा प्रतीक चिन्ह लेके आइए जो उनको दिया जाए, जो इस प्रोग्राम के पीछे हैं, प्रोग्राम के आयोजक के पीछे हैं। कोई और नहीं, वो रूपल अग्रवाल है और राकेश यादव साहब रूपल अग्रवाल को पुरस्कार अपने हाथ से देंगे। जय रूपल। She is no less big achiever than any other. Thank you. नाटक के कलाकारों में मंच संचालन डॉक्टर मनसा पांडे, निर्देशन श्री अजय द्विवेदी, मेकअप श्री मनोज वर्मा, लाइट तमाल बोसू, संगीत उमेश वर्मा, पर्दे पर पद्मा का कैरेक्टर निभाने वाली सोनी सिंह जी, प्रियंका सिंह जी, आकांक्षा गर्ग जी, दिलीप कुमार जी, सत्येंद्र, पुष्कर जी, श्रीमती रत्ना एवं अजय द्विवेदी जी। आशीष श्रीवास्तव जी, आरशी श्रीवास्तव जी, सहायक निर्देशक आरशी श्रीवास्तव जी। नाटक के रचनाकार महेंद्र अवस्थी जी, जिन्होंने नाटक की कहानी लिखी है। नाटक के डायरेक्टर श्री अजय द्विवेदी जी। महेंद्र अवस्थी जी, नाटक के मुख्य सूत्रधार, कहानी लेखक। अब मैं माननीय श्री सुधीर सक्सेना जी से निवेदन करती हूँ कि वे 2 शब्द कहें। माननीय श्री सुधीर सक्सेना जी। जी, रूपल जी, हर्षवर्धन जी, मेरे ब्रदर जिस राकेश वास्तव साहब, यहाँ उपस्थित सभी देवी सज्जनों, सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा। मेरे बहुत सारे कार्यक्रम थे और मैं यहाँ आने में इसीलिए मुझे विलम्ब हुआ। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैंने उनको बता दिया था सुबह शायद ही आ पाऊँ, लेकिन इनके इतने मैसेज पहुँचे कि मैं आया, हालांकि देर में आया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस नारियों की बराबरी पर बहुत सारी बातें सब लोग कह चुके हैं। मुझे इतना कहना है कि हम 50% आधी दुनिया को अविकसित रखेंगे तो विकास संभव नहीं है। इसलिए हमें इनकी तरफ उतना ही ध्यान देना होगा। अपने देश को आगे बढ़ाना है तो 50% पॉपुलेशन है, इनको भी आगे ले जाना है। भ्रूण हत्या वगैरह इशू पे हम लोग कई सारे काम कर चुके हैं। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने देर से ही आकर लेकिन हमारा सम्मान बढ़ाया
और हमारे इस कार्यक्रम का मान रखा। मैं अपने सभी वुमेन अचीवर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वे हमारे बीच उपस्थित हुए, और हमारे सभी दर्शकगणों का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। नाटक के मंचन के लिए मैं श्री महेंद्र भीष्म, श्री अजय द्विवेदी जी और उनके सभी कलाकारों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी हम इसी तरह कार्य करते रहेंगे। इस आश्वासन के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।